पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित बसंत कुमार रहते थे। किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को उससे इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वह किसी कारण से न आती तो स्वयं उसे घर चली जाती। आज बसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी उब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में गई। पूर्णा ने चादर अलगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी। मुझ पर उसकी नज़र पड़ गई होगी। प्रेमा, भैया में किसी तरह ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा, सभा में नहीं गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छा अनुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उनके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा, आज की सभा देखने लायक थी। तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधारने में एक महाशय का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ। पूर्णा, स्त्रियों को सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पुरुष लोग अपनी दशा को सुधार ले, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां अपने आप ही सुधर जाएंगी। सभी बुराइयों की जड़ पुरुष ही हैं। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं और जब तक दोनों की उन्नति न होगी जीवन सुखी न होगा। पुरुष ने विद्वान होने से क्या स्त्री विदोष हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियों को क्यों गहनों पर जान देती है? पुरुषों में तो कितने हो कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना विवाह किए योजन व्यर्थ जान पड़ता है? बताओ। मैं तो सोचती हूँ कुंवारी रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि यह अपना विवाह न करें, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। वह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा, चलो झूठ बकती हो। प्रेमा, नहीं बहन, झूठ नहीं है। विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। देखो, दोनों के मारे जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत घेरने पर और मुझ पर दया करने वह विवाह करने पर तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में न फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पाँव की बेड़ी न बनना चाहिए। मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं है। उसको देखो, मैं जो कुछ कर जाऊँगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तुम ऐसी बातें न करती थी, एकाएक यह कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा, मैं एक दिन पत्र लिखकर उससे पूछेंगे। प्रेमा, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, पत्र न लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न न डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंकड़ न बनूंगी। पूर्णा, सारी उम्र रोते कटेंगी, कह देती हूँ। प्रेमा, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह न सके। वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं, हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया
मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी न मानूंगी कि तुम्हें इससे दुख न होगा। प्रेमा तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूँगी। पूर्णा, अच्छा बना लेना तो अब न कहूँगी। लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी। होली का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए यह भांग पीने का दिन था। महीनों पहले से भांग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भांग पीने का न्योता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वह भांग धोना था। मोहल्ले के दो चार बेफिक्रे जमा हो गए। भांग घुलने लगी। कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। दो आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे। दो आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुँचे। यह जमघट देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना। बसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, ज़रूर ज़रूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन। कमला, अजीब मीठी पिलाओ, नमकीन क्या। मगर यार, केसर और केवड़ा ज़रूर हो। किसी को भेजिए मेरे यहाँ से ले आए। किसी लड़के को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी जी के पास न चले जाए, नहीं तो मुफ्त गालियाँ मिले। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। आज यार बसंत कुमार, धर्मपत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। बसंत कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे यहाँ तो यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती। बसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर भी घर में बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। बसंत कुमार, तो सिनेमा देखने न जाया कीजिए। कमला प्रसाद, वाह वाह, यह तो तुमने खूब कही कमल, कसम अल्लाह पाक की खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों, अच्छी बात है। कल दिन भर घर से निकलूँगा ही नहीं, देखूं तब क्या कहती है। देखा, अब तक केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी। प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई, अब तो नहीं रहा जाता। आज तो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीज़ें भेज देता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊँ आप न बनवाइएगा। यहाँ इस फन में के उस्ताद हैं। मौरूसी बात है, दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं। उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल कि नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। बसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे। पूर्णा की कुछ खातिर न कर सके थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे। उसने पूर्णा के लिए एक अच्छी साड़ी लाए थे। एक छोटी मोटी चीज़ें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दिख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आँखों में बिठा लूं।